गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की यूट्यूब क्लास में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज पढ़ते हैं हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जनन की विशिष्ट विधियां। जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की विशिष्ट विधियां। देखिए, इस यूनिट में हम कायिक जनन के बारे में पढ़ लिए, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिए और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिए। उसके अलावा जनन की और भी विधियां होती है, उनकी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, उसका नाम है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता क्या होती है? देखिए, सामान्यतया अगर हम एक बीज उगाते हैं तो एक बीज से कितना भ्रूण तैयार होगा? एक। और एक भ्रूण तैयार होगा तो पादप भी कितना होगा? एक। यही सामान्यतः हमने देखा है। लेकिन कई बार पोजीशन ऐसी आती है कि हम एक बीज उगाते हैं। जब एक बीज उगाते हैं तो उससे जो है अनेक पादप तैयार होते हैं। अनेक पादप क्यों तैयार होते हैं? उसका कारण है उसमें जो है क्या पाए जाते हैं? अनेक भ्रूण पाए जाते हैं, इसलिए उस पर जो है अधिक इसका विकास होता है। अब देखिए, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम आगे देखते हैं बहुभ्रूणता, यानी एक बीज से एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कर। एक बीज से एक से अधिक भ्रूणों का या पादपों का बनना बहुभ्रूणता कर। ये डेफिनेशन हो गई। एक बीज से अनेक भ्रूणों का बनना क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इसमें हम जैसे ये गुण किसमें पाया जाता है, आप लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। नींबू है, संतरा है, तंबाकू है, आदि में ये गुण पाया जाता है। बहुभ्रूणता की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1719 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसने की एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी जो खोज है किसने की? संतरे। याद रखना, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा 1719 में संतरे में की। ये जो बहुभ्रूणता का जो गुण है, बहुभ्रूणता का जो गुण है, ये गुण मुख्यतया तो है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म का मतलब अनावृत बीजिका गुण है, विशेष जनन। लेकिन इसकी जो खोज है, यानी बहुभ्रूणता की जो खोज है, वो किसमें हुई थी? एंजियोस्पर्म। बहुभ्रूणता की खोज एंजियोस्पर्म मीन्स आवृत बीजी पादपों में की। और बीजी पादप जैसे नींबू, संतरा, ये सारे आवृत बीजी। ये तो रहा बहुभ्रूणता का जनरल इंट्रोडक्शन।
बहुभ्रूणता का कारण क्या है, किस कारण से बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहला है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता क्या होता है? विदलन बहुभ्रूणता में क्या होगा, सपोज दैट ये भ्रूण कोश था, पढ़ा था एम्ब्रियो से, ये कौन थी, अंडकोशिका, ये अंडकोशिका, अंडकोशिका का क्या हुआ, निषेचन, निषेचन से क्या बना, भ्रूण। ठीक है, जैसे ये भ्रूण बन गया तो भ्रूण में सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, विदलन स्टार्ट होता है। विदलन क्या है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन। तो जब भ्रूण में विदलन होगा तो अनेक कोशिकाएं बनेंगी। तो क्या होता है कि जब विदलन के दौरान भ्रूण में जब अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये सारी कोशिकाएं सारी कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं और अलग अलग होकर के अलग अलग भ्रूणों का क्या करती हैं, विकास। तो जब अलग अलग भ्रूण बनेंगे तो पादप भी क्या बनेंगे, अलग अलग। ये कहलाती है विदलन बहुभ्रूणता। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, निषेचन के दौरान निर्मित भ्रूण में विदलन के फलस्वरूप विखंडन हो जाने से प्रत्येक कोशिका द्वारा भ्रूणों का विकास हो जाता है और प्रत्येक भ्रूण से जो है नए पादप बनते हैं। इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक है यूलोफिला ऑर्किड। यूलोफिला जो ऑर्किड है उसमें 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है, 3। सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ये कोई भ्रूण है, क्या भाई ये भ्रूण, ठीक है। इस भ्रूण में जो विदलन होता है उसके फलस्वरूप एक कोशिकाओं का पिंड बन जाता है। ये क्या बन गया, कोशिकाओं का पिंड। तो जो कोशिकाओं का पिंड बनता है उसका ये कौन सा हिस्सा है, ये है निभागीय छोर। तो निभागीय छोर की जो कोशिकाएं हैं, निभागीय छोर की कौन है, कोशिका। उस पिंड में निभागीय छोर की जो कोशिकाएं हैं वो किस में बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। और भ्रूण किस में बदल जाता है, पादपों में बदल जाता है। दूसरी बात, जो प्राक भ्रूण बनता है, प्राक भ्रूण क्या होता है, भ्रूण से पहले की अवस्था जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। प्राक भ्रूण बनता है, उस प्राक भ्रूण जैसे मान लीजिए ये प्राक भ्रूण, इस प्राक भ्रूण से अतिवृद्धि और कलिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है, इससे अतिवृद्धि तो एवं क्या बन जाती है, कलिकाएं। प्राक भ्रूण से अतिवृद्धि और कलिकाएं बन जाती है और ये कलिकाएं जो हैं वो किस में चेंज हो जाती है, भ्रूण में। और भ्रूण किस में चेंज हो जाता है, पादप। इस प्रकार पादपों का विकास होता है। तीसरी बात, जो तंतु में भ्रूण है, कौन सा भ्रूण है, तंतु। उस तंतु में भ्रूण से जो है क्या निकल आती, कलिकाएं निकल आती हैं। और ये कलिकाएं किस में बदल जाती हैं, भ्रूण में बदल जाती हैं। और भ्रूण किस में बदल जाता है, पादपों में बदल जाता है। तो इस प्रकार विदलन बहुभ्रूणता यूलोफिला नामक ऑर्किड में 3 प्रकार। तो एक तो विदलन बहुभ्रूणता। दूसरी बात देखिए क्या होता है
कि जैसे ये कोई भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश की बात करते हैं तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास। ठीक है बात, देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये भ्रूणकोश है, कौन है भाई, भ्रूणकोश, ये कौन है, अंड कोशिका। तो इसमें अंड कोशिका का निषेचन भी हो, मान लीजिए इसकी जगह कौन, प्रतिमुखी कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका कितनी होती है, 3, और ये कौन होती है, सहायक कोशिका। अगर सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका से अगर भ्रूण का विकास हो जाए तो एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। अगर सहायक कोशिका से भ्रूण बनेगा तो कितने बनेंगे, 2, और प्रतिमुखी से बनेंगे तो कितने भ्रूण बनेंगे, 3, और दोनों से बनेंगे तो कितने बनेंगे, 5। अगर इनका बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा तो एगोनिक बनेगा, और अगर ये कोशिकाएं निषेचित होकर के भ्रूण बनेगा तो वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो अपन दूसरी बात ये, भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास। तो जैसे सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, इनसे भी भ्रूण का क्या होता है, विकास। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो कौन सा भ्रूण बन जाता है, एगोनिक। अगर बिना निषेचन के बना है तो एगोनिक, और निषेचन से बना है तो वो कौन सा भ्रूण बनेगा, द्विगुणित। तो एगोनिक भ्रूण बनता है धतूरा में आर्जीमोन मैक्सिकाना। धतूरा का नाम है, इसमें है एरिस्टोलिकिया। एरिस्टोलिकिया में निषेचन के दौरान भ्रूण बनता है और धतूरा में बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। तीसरा है भ्रूणकोश में या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का होना। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, ये बीजांड है। आपने यही पढ़ा है कि एक ही भ्रूणकोश होता है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एक से अधिक भ्रूणकोश भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 भ्रूणकोश है, 2 भ्रूणकोश है तो अंड कोशिका भी कितनी होगी, 2, और अंड कोशिका 2 होगी तो भ्रूण भी कितने बनेंगे, 2। तो इस प्रकार। चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है, ये कौन है, बीजांड, और ये कौन है, अंड कोशिका। बीजांड में सबसे बाहरी आवरण कौन होता है, अध्यावरण, और ये कौन है, बीजांड का। तो अध्यावरण की कोशिका भी 2 है और बीजांड काय की कोशिका भी क्या होती है, 2 है। एक तो कौन कौन है, अध्यावरण है, और कौन है, बीजांड का। ये सारे 2 हैं। अगर इनकी कोशिका बिना निषेचन के, कोई भी द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के सीधा ही किसमें बदल जाए, भ्रूण में बदल जाए, तो एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है, जिसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बीजांड के अध्यावरण या बीजांड काय की किसी भी द्विगुणित कोशिका का बिना निषेचन के सीधा ही भ्रूण में परिवर्तित होना अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। तो ये ऐसे 4 कारण हैं जिसकी वजह से जो है बहुभ्रूणता का गुण पाया जाता है। अब है बहुभ्रूणता का महत्व। अब बहुभ्रूणता का महत्व देखते हैं, किसका क्या महत्व है बहुभ्रूणता का। बहुभ्रूणता की हमने परिभाषा देख ली,
इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसकी खोज से संबंधित पढ़ लिया और इसके कारण पढ़ लिए कि किस कारण से जो है पादपों में बहुगुणता पाई जाती है। तो अब देखिए बहुगुणता का महत्व। पहली बहुगुणता का महत्व। सबसे बहुगुणता में जो है एक भ्रूण का जो विकास, अभी अभी अपन ने पढ़ा, भ्रूण का विकास किससे होता है? बीजांड का इससे हो सकता है और किससे हो सकता है? अध्यावरण से होता है। अगर इन दोनों से भ्रूण का विकास होता है तो जो नया पादप है वो किसके समान होगा? जनक के समान होगा। सबसे बड़ा विचार। दूसरा, बीजांड काय से जो भ्रूण बनता है, किससे बनता है? बीजांड काय से जो भ्रूण बनता है वो संकर ओज होता है। संकर ओज का मतलब जब संतति जनक की तुलना में श्रेष्ठ होती है, जब संतति जनक की तुलना में श्रेष्ठ होती है तो उसे क्या कहते हैं? संकर ओज। तीसरी बात, बहुगुणता से कौन से पादप बनते हैं? अगुणित पादपों का विकास होता है। किसका विकास होता है भाई? अगुणित पादपों का। और अगुणित पादपों का जो यूज है वो कोशिका विज्ञान में किया जाता है। कोशिका विज्ञान में क्या होता है? यूज होता है। चौथी बात, इसमें जो है समयुग्मजी पीढ़ियां बनती है या समयुग्मजी पादपों का विकास। ये चार कारण हैं जिसकी वजह से बहुगुणता का महत्व। एक छोटा सा टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो ग्रेशन, माइक्रो प्रोपागेशन। ये क्या है? ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है ये टिश्यू कल्चर की तकनीक। ये टिश्यू कल्चर की क्या है? ये ऐसी तकनीक है जिसमें कम समय में अधिक से अधिक संततियों का विकास किया जा सकता। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? पादप के कायिक भाग का चयन। किस रूप में करेंगे इसकी डिटेल तो आगे पढ़ूंगा। एक्सप्लांट के रूप में। एक्सप्लांट का होता है कृंतक के रूप में क्या करेंगे? चयन। और कृंतक के रूप में चयन करके उसको कल्चर मीडियम में डालेंगे। ये है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम का अर्थ होता है जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर मीडियम। तो इस कार्यवाहक को इस कल्चर मीडियम में डाल करके उसका कल्चर कराएंगे, संवर्धन कराएंगे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक संततियां विकसित हो जाती है। उसकी डेफिनेशन, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक पादप संततियों का विकास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। और इस तकनीक द्वारा याद रखना, एक तो कौन है? ऑर्किड। ऑर्किड के पादप तैयार कर लिए गए। एक बात और आती है आपके सामने कि एक रोगग्रस्त पादप है। पादप कौन सा है? रोगग्रस्त। और इससे आपको कहा जाता है कि रोग रहित पादप तैयार कीजिए, रोग रहित पादप विकसित कीजिए। तो हम रोग रहित पादप कैसे विकसित करेंगे? ध्यान देना, एक ये पादप है, ये इसकी जड़ है। याद रखना, संपूर्ण पादप रोगग्रस्त हो सकता है, इसको छोड़ करके शीर्ष विभ्योतक। क्यों? शीर्ष विभ्योतक में विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है, इसलिए शीर्ष विभ्योतक कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता है।
इसलिए पादप का शीर्ष विभज्योतक रोगग्रस्त नहीं होता, बाकी संपूर्ण भाग क्या होता है, रोग। सही बात। तो शीर्ष विभज्योतक का हम किसके रूप में चयन करेंगे, एक्सप्लांट के रूप में, कर्कोदक के रूप में चयन करके और इसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करके इसको कल्चर करवाएंगे और कल्चर करके क्या बन गया, नया पादप। और जो नया पादप बनेगा वो कैसा होगा, रोग। कैसा होगा, रोग। इस तकनीक से गन्ना और केला के रोग रहित पादप तैयार किए जा चुके हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, रोगग्रस्त पादप से रोग रहित पादप तैयार किस प्रकार करेंगे, समझाइए। तो आप कहेंगे शीर्ष विभज्योतक कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता, इसलिए शीर्ष विभज्योतक का चयन करेंगे और चयन करके कल्चर मीडियम में उसका कल्चर करवाएंगे। कल्चर करवाने से जो है हमें रोग रहित पादप तैयार हो जाएगा। अगली बात करते हैं, इसमें अगला टॉपिक आता है वो है असंजन, विविध जनन की विधि। एपोमिसिस, एपोमिसिस नाम से पता चल रहा है। ए का अर्थ होता है नहीं, सम का अर्थ होता है साथ साथ जन्म। जिसमें साथ साथ जन्म नहीं होता इसका मतलब ना इसमें नर युग्मक होता है ना मादा। कितना होता है, एक। तो ना तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और क्या नहीं होगा, निषेचन। बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के होने वाला जनन असंजनन कहलाता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के होने वाला जनन असंजनन कहलाता है। और असंजनन द्वारा तैयार किए गए पादप कहलाते हैं असंजनित पादप। असंजनित पादप किसे कहते हैं, ऐसे पादप जो असंजनन द्वारा तैयार होते हैं उन्हें असंजनित पादप कहते हैं। अब देखिए असंजनन के प्रकार। असंजनन जो है सामान्यतः दो प्रकार। एक होता है युग्मकोद्भिद प्रकार का और दूसरा होता है बीजाणुविद प्रकार। सबसे पहले युग्मकोद्भिद असंजन। युग्मकोद्भिद मतलब गैमेटोफाइट एपोमिसिस, और गैमेटोफाइट क्या होता है, एन होता है, गुणित होता है। इसका मतलब इसमें जो भ्रूण बनेगा, जो पादप बनेगा वो अगुणित प्रकार का होगा। तो इसमें देखिए कैसे होगा। सपोज दैट ये भ्रूणकोश है, कौन है, भ्रूणकोश, और इस भ्रूणकोश की ये कौन है, अंडकोशिका। ठीक है, और ये अंडकोशिका का क्या हुआ, बिना निषेचन क्या बन गया, भ्रूण बन गया। ये कहलाता है युग्मकोद्भिद असंजन। भ्रूणकोश की अंडकोशिका का बिना निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन के सीधा ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाना युग्मकोद्भिद असंजनन कहलाता है। और युग्मकोद्भिद असंजनन में जो पादप तैयार होगा वो कैसा होगा, अगुणित प्रकार का होगा। कौन सा होगा, अगुणित प्रकार। दूसरी बात बीजाणुविद असंजनन। बीजाणुविद असंजनन स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है। तो ये सेम बात लागू हो जाएगी, भ्रूणकोश और ये कौन है, अंडकोशिका। अब इसमें क्या होगा, इसका विकास कहां से होगा, क्योंकि ये जो भ्रूणकोश था ये कैसा था, अगुणित, और ये भ्रूणकोश क्या है, द्विगुणित। द्विगुणित भ्रूणकोश,
द्विगुणित भ्रूणकोश कैसे बना? आपको याद होगा ये कौन है? बीजांड, ये अध्यावरण और ये बीजांडकाय और ये कौन है? भ्रूणकोश। तो ये जो बीजांडकाय की कोई भी प्रपस्व कोशिका आरपी स्पोरियल सेल किसमें बदल गई थी? सीधे ही भ्रूणकोश में। तो आरपी स्पोरियल सेल क्या होती है? 2n, तो ये भी क्या होगा? 2n। तो इसकी अंड कोशिका भी क्या होगी? 2n और 2n होगी, तो बिना निषेचन के सीधा ही किसमें चेंज करेंगे? भ्रूण में। इस प्रकार द्विगुणित पादपों का क्या होता है? विकास। एक वैज्ञानिक थे भारतीय इकोलॉजिस्ट डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन कितने प्रकार का होता है? 4। पहला है अनावृत्ति असंजनन, नाम से पता चल रहा है। असंतापी अगुणित, इसमें जो पादप बनेगा वो कैसा होगा? कैसे हुआ? देखिए कौन है ये? बीजांड। बीजांड में कौन थी? बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय थी। बीजांडकाय की एक कोशिका किसमें बदल गई? प्रपस्व कोशिका में। प्रपस्व कोशिका में बदल गई। उसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या बन गया? भ्रूणकोश। अर्धसूत्री विभाजन से बना तो भ्रूणकोश कैसा बना? अगुणित। भ्रूणकोश अगुणित तो अंड कोशिका भी कैसी बनी? अगुणित। अंड कोशिका भी कैसी बनी? अगुणित। और बिना निषेचन के सीधा किसमें बदल गई? भ्रूण में। और भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा? तो डेफिनेशन क्या होगी? बीजांड में बीजांडकाय की आर्की स्पोरियल सेल में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसकी अंड कोशिका बिना निषेचन के सीधा ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती। दूसरा है आवृत्ति असंजनन। आवृत्ति इसमें मतलब आवृत्ति इसमें जो भ्रूण बनेगा, जो पादप बनेगा वो कैसा होगा? तो देखिए कौन है? बीजांड। बीजांड में कौन है? बीजांडकाय। बीजांडकाय की कौन सी कोशिका? प्रपस्व कोशिका। प्रपस्व कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ क्या? नहीं। तो क्या बना? क्या बन गया? द्विगुणित भ्रूणकोश। द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा तो अंड कोशिका भी कैसी होगी? द्विगुणित। द्विगुणित अंड कोशिका बनेगी और भ्रूण भी कैसा होगा? भ्रूण भी कौन सा बनेगा? द्विगुणित। तो डेफिनेशन क्या होगी? बीजांड में बीजांडकाय की प्रपस्व कोशिका का सीधा ही भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणकोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के सीधा ही द्विगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाती। तीसरा है अपस्थानिक असंजनन। अपस्थानिक असंजनन का अर्थ होता है कि हमने पढ़ रखा है बीजांड है, बीजांड का बाह्यावरण कौन क्या कहलाता है? अध्यावरण। और कौन है इसके अंदर? बीजांडकाय। तो बीजांड में या तो अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिका का सीधा ही किसमें परिवर्तित हो जाना? भ्रूण में परिवर्तित हो जाना अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती। तो बीजांड में अध्यावरण और बीजांडकाय की किसी भी कोशिका का सीधा ही द्विगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाना, यानी इसमें ना सूत्री विभाजन हुआ और न ही क्या हुआ? निषेचन। तो ये जो पादप बनेगा वो जनक के क्या होगा? समान। और चौथी हम बात करें कायिक असंजनन। कायिक असंजनन यानी पादप है, पादप में उसके स्थान पे कोई भी कलिका बन जाए और वो कलिका सीधा ही इसमें भ्रूण में या किसमें परिवर्तित हो जाती है? पादप में।
जैसे पत्र कलिका वाला पढ़ा था वही सेम है, तो ये कहलाएगा कायिक असंजनन, इसका उदाहरण है। तो पादप में उसके स्थान पर किसी कलिका का विकसित हो जाने से कलिका का सीधा ही ध्रुव में परिवर्तन हो जाना। तो ये हमने पढ़े कितने प्रकार, 4। अगला टॉपिक है असंजनन का महत्व। असंजनन का महत्व, क्या महत्व? पहले, असंजनन में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता और पुनर्संयोजन की क्रिया नहीं होने के कारण जो संतति बनेगी वो जनक के क्या होगी, समान होगी, यानी संतति में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए अगर इन फ्यूचर में असंजनन से कोई बीज तैयार होगा तो कभी भी उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। किसान हर बार फसल को उगाने के लिए नए नए बीज खरीदता है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है। लेकिन अगर उन्हीं बीजों को असंजनन द्वारा तैयार किया जाएगा तो उसमें पृथक्करण, गुणसूत्रों का पृथक्करण, पुनर्संयोजन या अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होने के कारण उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। अर्थात किसान एक बार खरीदे हुए बीज को लाइफ टाइम तक उगा सकता है। दूसरा है, अगर कोई पादप बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से कोई पादप विकसित होता है तो वो जनक के क्या होगा, समान होगा, जिसके कारण पादप की क्वालिटी जो गुणवत्ता वो यथावत बनी रहेगी। तीसरा, असंजनन में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, इसलिए जो संतति बनेगी वो जनक की क्या होगी, समान। इसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट और चौथा चैप्टर कंप्लीट